प्रधानमंत्री का फ्रांस में गर्मजोशी से स्वागत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत इनोवेट्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम का साझेदारी बढ़ाने का संकल्प। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर दिया जोर। रांची में प्रस्तावित कृषि व्यापार मेले को बताया सार्थक पहल। वित्त मंत्री का आंतरिक संसाधनों से राजस्व वृद्धि पर फोकस। झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय। रांची में हुआ स्वागत। प्रदेश कार्यालय में नेताओं से मुलाकात और संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। और जेपीएल में कोयलांचल और शुकनागपुर की जीत। महिला टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर। टीम इंडिया का पलड़ा आंकड़ों में भारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। नीस में उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतवासियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से श्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं से विभिन्न देशों के साथ विकास में साझेदारी बढ़ाने का संकल्प जताया। फ्रांस के नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम आज नीस में ही भारत इनोवेट्स 2026 का भी शुभारंभ करेंगे। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अभिनंदन किया गया। पीएम के स्वागत में उमड़े जनसमूह ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर कलाकार इजाबेल एना ने कथक, क्लोए रोमेरो ने ओडिशी और मरियन्ना बियादेनेने ने भरतनाट्यम पर आधारित एक सामूहिक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति को एकोज ऑफ ट्रेडिशन, स्पिरिट ऑफ इनोवेशन नाम दिया गया। इजाबेल एना बड़े वैश्विक कार्यक्रमों में कथक प्रस्तुत कर चुकी हैं। साथ ही वो फ्रांस की नई पीढ़ी को कथक सिखा भी रही हैं। उनकी माताजी का भी भारत से गहरा जुड़ाव है। वे पद्मश्री से सम्मानित हैं और खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया है। वहीं क्लोए रोमेरो ने भारत और यूरोप के बड़े मंचों पर ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर चुकी है। भारतीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फ्रांस में दिवाली डांस फेस्टिवल जैसे मंच स्थापित किए हैं, जबकि मरियन्ना बियादेने इतालवी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और नृत्य शिक्षिका है। वे नाट्य कला फेस्टिवल की कला निदेशक भी हैं। साथ ही इटली में नई पीढ़ी को नृत्य भी सिखा रही है। रांची में 16 जून से शुरू होने वाले झारखंड कृषि व्यापार मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो संदेश में कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मेला आयोजन को सार्थक प्रयास बताया। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। कृषि के क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आज हमारे राज्य में कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा पोटेंशियल हमें दिखता है। चाहे वो मत्स्य पालन की बात हो, चाहे पोल्ट्री फार्म की बात हो, चाहे गोट्री की बात हो, चाहे पिगरी की बात हो, चाहे वो बागवानी की बात हो, चाहे वो आम बागान की बात हो, चाहे लीची बागान की बात हो, चाहे ड्रैगन फ्रूट्स की बातें हो, चाहे जामुन हो, इमली हो, चिरौंदी हो, बहुत सारी चीज। बहुआयामी क्षेत्र है ये, अपार संभावनाएं हैं। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज झारखंड की हमारी महिलाएं बिरसा हरित ग्राम योजनाओं से जुड़कर लाखों की कमाई कर रही हैं। वो राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपने फलों को बेचने में कामयाब हो रही हैं। आज इस दायरे को हमारा बढ़ाने का एक मजबूत प्रयास और मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ने का हमारा ये सोच है। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग
सरकार के इस प्रगतिशील सोच में एक सहयोगी बने, इसलिए आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। केंद्र सरकार की पहल पर देश भर में इन दिनों खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा। साहिबगंज में भी इस सिलसिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साहिबगंज के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जा रही है। विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिक कम लागत में बेहतर उत्पादन और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के उपाय बता रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को जीवामृत, नीम अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का व्यवहारिक प्रदर्शन भी कराया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग एक तरीका है जिसको कि हम हमारे कृषक बंधु अपना के और हमारी जो अभी जो ये सीआरपी दीदी लोग जो हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनल जो है, वो दीदी लोग और जितने भी हमारे ट्रेनर बन जाएंगे और बाकी लोग जगह में जाके अपने क्षेत्र में जाके इसको बढ़ावा देंगे, ताकि नेचुरल फार्मिंग के तहत क्या रहेगा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हुआ, जिसमें कि अपने पास जो वहाँ पे उनके पास जो जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके थ्रू वो करेंगे और डीएपी, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हमारे रासायनिक खाद है उनके ऊपर उनकी निर्भरता कम है। इससे क्या रहेगा कि हमारा जो मिट्टी जो है उसको नेचुरल रिसोर्सेज से अगर हम पोषित करेंगे तो हम उपज जो रहेगा हो सकता है पहले 3 साल कम रहेगा, लेकिन उसका जो गुणवत्ता जो रहेगा, क्वालिटी रहेगा, वो अच्छा रहता है। से हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो अपलैंड है, ऊपरी भाग है, उसमें हम लोग दलहनी फसल को लगा करके और बहुत अच्छा इसमें पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा है कि हमारा जो जमीन खाली रहता है उसकी भी अच्छी उर्वरकता बढ़ेगी और उस जो दलहनी फसल लगाएंगे उसके उपरांत हम लोग उससे सब्जी की अच्छी खेती कर सकते हैं। रासायनिक से बहुत ज्यादा रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना है, तब उसको कम करना है। पोषक तत्व के रूप में ये दीदी को बताया जा रहा है कि जीवामृत का प्रयोग करें, घन जीवामृत का प्रयोग करें, बीज उपचार के लिए बीजामृत का प्रयोग करें, कीटनाशक के रूप में जो पहले से हम रासायनिक कीटनाशक करें उसके बदले में अभी जैसे निमास का प्रयोग करें। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में महिला किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। प्रशिक्षकों द्वारा प्राकृतिक खेती की तकनीकों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों में समझाया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला किसानों का कहना है कि वे इस तकनीक को अपने गांवों तक पहुंचाएगी और अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। हम लोग जलावन करते हैं पहाड़ को, उसमें बहुत सारा राख सब और उसी से निर्भर होता है हम लोग का फसल में, और मतलब रासायनिक खाद का जरूरत नहीं पड़ता है और हम लोग का उसी में हम लोग का हो जाता है। कैसे करना है और कैसे किया जाता है, और उसके लिए पहले तो हम खुद बदलेंगे, प्राकृतिक खेती करने के लिए अपना खुद करेंगे, उसके बाद दीदी लोग को जागरूक करेंगे कि आप लोग भी प्राकृतिक खेती कीजिए। प्राकृतिक खेती करने से आपका खेत का मिट्टी का उपजा बहुत अच्छा होगा और फसल थोड़ा पहले शुरुआत में कम होगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपना अच्छा से प्राकृतिक खेती से ही खेती करना ही अच्छा है। सर लोग के उपस्थित में, मैडम का उपस्थित में हम लोग यहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण में आए हैं और हम लोग किसान भी हैं और कृषि सखी भी हैं। आज हम लोग को सीखने को मिला है, क्योंकि पहले जो हम लोग खेती करते थे वो पहले हम लोग खेती करते थे रासायनिक का खेती करते थे, उसमें हम लोग को लागत बहुत ज्यादा लगता था, मुनाफा कम होता था। और अभी जब से हम लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जब से हम लोग गए हैं यहाँ साहेबगंज से कृषि विज्ञान केंद्र से, तो प्राकृतिक खेती क्या है इसके बारे में हम लोग जाने। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती वर्षों में उत्पादन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन लंबे समय में प्राकृतिक खेती मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर किसानों को बेहतर और टिकाऊ लाभ प्रदान करती है। इसी उद्देश्य से किसानों को इस खेती पद्धति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आंतरिक संसाधनों से राज्य का राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कल रांची में ICAI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने वित्तीय पारदर्शिता, नवाचार और उत्तरदायी नेतृत्व को सशक्त बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में वित्तीय विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्य के दौरे पर हैं। रांची पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राय ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेताओं से मुलाकात और संवाद किया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रांची के कुच्चू में आज विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के अदम्य साहस की सराहना की। श्री राय ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अर्धसैन्य बलों का योगदान अद्वितीय है। मौके पर सीआरपीएफ के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कई बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत रणनीतिक संयम के पुराने ढर्रे को छोड़कर आक्रामक रक्षा की राह पर चल पड़ा है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक इस नए युग के प्रतीक हैं। इन कार्रवाइयों ने दुश्मन के परमाणु ब्लैकमेल को बेअसर करते हुए यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सीमा पार जाकर भी प्रहार करेगा। भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर माकूल जवाब भी देता है। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से दुनिया ने भारत का नया रूप देखा। इस नीतिगत बदलाव ने वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक मजबूत संप्रभु देश के रूप में स्थापित किया है। ऑप सिंदूर वाज अ ग्रेट सक्सेस। इसने दुनिया में हमारी जो पोजीशन है, हमारी रिस्पेक्ट है, बढ़ा दी है, क्योंकि 88 आवर्स के अंदर हमने सिर्फ इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जिसमें 20% पाकिस्तान एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया। ऑप सिंदूर चालू है और अगर कुछ भी एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान वाले, तो सबक जो सिखाया जाएगा उसके बाद विल बी फिनोमेनल। सिर्फ सीमा पार ही नहीं, देश के भीतर भी सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ एवं निर्णायक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हुआ है और अब विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई है। नक्सलवाद के प्रति अपनाई गई इस कठोर और स्पष्ट नीति की वजह से ही 2014 में जहां नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, वहीं अब सिर्फ 2 जिले ही बचे हैं। मोदी सरकार की अचूक कार्रवाई में जहां दर्जनों नक्सली कमांडर ढेर हुए, तो वहीं हजारों नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में भी लौटे। ये सभी नक्सली देश की विकास गाथा का हिस्सा बने। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह देश की मुख्य धारा से जुड़े। 205 पुराने कानून समाप्त हुए और 130 कानूनों में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की गई। जम्मू कश्मीर में अब तेजी से विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। जो कभी असंभव लगता था, आज वही नया जम्मू कश्मीर बनकर सामने आ रहा है। कश्मीर अब देश के हर हिस्से से जुड़ गया है।
चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बन चुका है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान बने और घाटी में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। आर्टिकल 370 के ऑब्लिगेशन की बात करें, मेरे ख्याल से इट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर अस। उसमें मैं खास तौर से ये कह सकता हूं कि जो हमें सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, जो यहाँ हमें ओवरवेलमिंग टूरिज्म का एक रुझान यहाँ आ गया है, दैट वाज गोल्डन पीरियड फॉर अस। कश्मीर का जो टूरिज्म हाइट जो गेन की 2022, 23 और 24 में, दैट हैज बीन बेस्ट एवर सीजन फॉर कश्मीर। मोदी सरकार ने सिर्फ सैन्य ताकत पर ही नहीं, सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। 2020 के बाद भारत ने LAC और LOC पर सड़कें, सुरंगें, पुल, हवाई पट्टियां और संचार नेटवर्क तेजी से विकसित किए। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी। आज जब वो वंदे भारत देखते हैं, आज जब वो रिंग रोड देखते हैं, आज जो फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, आज जो वो कंस्ट्रक्शन 6 लेन देखते हैं, आज जो वो श्रीनगर से जम्मू 4 घंटे में सफर करते हैं, ये सब तभी पॉसिबल था जब हमने कश्मीर को अपने देश के साथ इंटीग्रेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं, समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से होकर गुजरता है। पिछले 12 वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति में यही सोच दिखाई देती है। आतंकवाद पर सख्ती, सीमा पर मजबूती, नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई और जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई कहानी। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव इसमें मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही जीत को लेकर आशान्वित है। इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा संख्या बल और समीकरण को लेकर सक्रिय हैं। पार्टी के प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक भी आज रांची पहुंच रहे हैं। परिमल नाथवानी भी फिलहाल रांची में समीकरण और संख्या बल जुटाने की कवायद में हैं। SIR की प्रक्रिया के तहत वोटरों की मैपिंग के लिए इन दिनों विभिन्न जिलों में विशेष कैंप का आयोजन हो रहा है। रांची में विशेष कैंप का आज दूसरा दिन है। इधर राजनीतिक दल भी इसे लेकर सक्रिय हैं। झामुमो की कल गोड्डा और देवघर में बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए भाजपा ने आंदोलन तेज कर दिया है। रांची में कल महानगर भाजपा द्वारा मशाल जुलूस निकालकर सरकार को कथित विफलता पर घेरा। दुर्वा मंडल अंतर्गत शालीमार बाजार से पुराना विधानसभा तक यह मशाल जुलूस निकाली गई। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुर्वा इलाके से लापता बच्चों को सकुशल बरामद करने की मांग पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच कोडरमा जिले से आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की एक शानदार तस्वीर सामने आई। जिले के डोबचाच प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गोवर्धन योजना के तहत स्थापित गोबर गैस प्लांट ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोडरमा के लक्ष्मीपुर गांव की महिलाएं आज महंगी LPG या लकड़ी के चूल्हे को छोड़कर पूरी तरह स्वदेशी और सुरक्षित गोबर गैस से सुबह शाम का खाना पका रही हैं। इस पूरी परियोजना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस प्लांट के दैनिक संचालन से लेकर घरों में गैस वितरण और रख रखाव तक की पूरी कमान और जिम्मेदारी गाँव की ही ग्रामीण महिलाओं को सौंपी गई है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। पहले तो लकड़ी से जलाते हैं, लकड़ी से तकर बाद गैस मिला तो गैस वाला पैसा तभी बच जा रहा है। इससे खाली मैंने गोबर गैस से बना रहे हैं। बहुत फायदा है। सुबह सुबह के साथ अपना जानवर के गोबर उठा करके लाते हैं। पहले डंटा से उसको पिघला लेते हैं, उसके बाद मशीन चालू करते हैं, पानी डालते हैं। अगर लाइन नहीं रहता है तो नल से चापाकल से चला कर डालते हैं और घुलते हैं। फिर गैस तैयार होता है।
वर्तमान में इस सामूहिक बायोगैस प्लांट के लक्ष्मीपुर गांव के कुल 32 घरों को सीधे भूमिगत पाइपलाइन के जरिए जोड़ा जा चुका है, जहां हर दिन सुबह और शाम 2-2 घंटे खाना पकाने के लिए निर्बाध गैस की आपूर्ति की जाती है। आज ये महिलाएं किसी कुशल इंजीनियर की तरह प्लांट के हर तकनीकी पहलू को समझते हुए इसका संचालन खुद बखूबी और पूरे जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं। हमारे तरफ से एक स्टाफ रखा गया, उसमें घोलने के लिए जो जितना मतलब गोबर देते हैं उतना क्वांटिटी हम लोग पानी देते हैं। जैसे 50 केजी गोबर दे रहे हैं तो 50 लीटर पानी देंगे, उस हिसाब से सोलूबल करके हम लोग टैंक में डालते हैं। टैंक से हीट के अनुसार पूरा ऊपर खड़ा होता है। उसके बाद फिर घर होम टू होम हम लोग पाइप से गैस दिए हैं सर। पाइप गैस देने के बाद सुबह और शाम जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर जो गैस जलता है उस हिसाब से प्रतिदिन हम लोग गैस जलता है सर वहाँ पे, जिसमें अभी एलपीजी की किल्लत होने के कारण मेरा सबसे वरदान साबित हो रहा है सर ये योजना, गोवर्धन योजना। गैस बनने की इस पूरी प्रक्रिया में गांव की हर महिला सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। महिलाओं ने बताया कि जब से यह प्लांट शुरू हुआ है तब से उन्हें धुएं और चूल्हे से मुक्ति मिल गई है और लकड़ी के लिए जंगलों को नहीं काटना पड़ रहा है, जिससे वनों का संवर्धन भी हो रहा है। तकर बाद फिर गैस बनता है, इसमें गैस बनता है, तकर बाद वहाँ गैस से वहाँ चूल्हा जलाते हैं, हमने चूल्हा जला कर फिर खाना बनाते हैं। लक्ष्मीपुर गांव में स्थापित यह बायोगैस प्लांट कुल 1500 किलोग्राम की भारी क्षमता वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार बायोगैस सामान्य एलपीजी सिलेंडर की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और ग्रीन एनर्जी का बेहतरीन स्रोत है। कोडरमा का यह छोटा सा गांव आज पूरे देश को कचरे से कंचन बनाने की राह दिखा रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। रामगढ़ के गिद्दी में कल बंद पड़े एक भूमिगत खदान में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर माइंस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि कोयले के अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ। जहरीली गैस की चपेट में आए लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने समीक्षा बैठक की। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम फुटबॉल स्टेडियम में सुबह 5:30 बजे होगा। सभी प्रखंडों, पंचायतों, विद्यालयों और कार्यालयों में भी योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। गढ़वा में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। मंडल डैम में डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़क, पेयजल, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लातेहार की माको स्थित बालिका गुरुकुल छात्रावास का उपायुक्त संदीप कुमार ने औचक निरीक्षण किया। छात्राओं से संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली तथा स्वच्छता, सुरक्षा, भोजन गुणवत्ता, स्वास्थ्य जाँच, पुस्तकालय में एसी और अभिभावकों के लिए वेटिंग रूम निर्माण के निर्देश दिए। कोडरमा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ने अनटाइड फंड, डीएमएफटी, सांसद निधि एवं विधायक निधि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने, स्वीकृत योजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू करने तथा गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर विभिन्न थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने संयुक्त रूप से लोगों की समस्याएं सुनी। आपसी विवाद और भूमि संबंधी कई मामलों का मौके पर ही सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया। गुमला में पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 को लेकर जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम में नियमावली के प्रावधानों, कानूनी पहलुओं और अनुसूचित क्षेत्रों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। देवघर में राज्यव्यापी निषिद्ध मादक पदार्थ जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देशन में पुलिस ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव और नशा मुक्त जीवन के लाभों की जानकारी दी।
रांची के जेसीएस स्टेडियम में जेपीएल का रोमांच जारी है। कल खेले गए मैच में कोयलांचल ने वर्षा से प्रभावित मैच में रांची टाइटंस को 3 रन से हराया। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में छोटानागपुर रॉयल्स की टीम ने संथाल स्ट्राइकर्स को 3 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आज आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। आंकड़ों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। महिला टी20 विश्व कप का बिगुल बज चुका है। नजर अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर है, जहां टीम की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान से है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर क्रिकेट का फीवर हाई है। बात हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की करें तो टीम 8 महीने के अंदर दूसरा आईसीसी खिताब जीतने की कवायद में है। हालांकि इसको दोहराना इतना आसान नहीं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से लगातार 2 सीरीज में हार मिली, जिसके चलते टीम की कमजोरियां उजागर हो गई हैं। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का प्रदर्शन हाल में बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो वहीं निचले क्रम के बल्लेबाज भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। टीम की पावर हिटर ऋचा घोष रन बनाने के लिए जूझ रही हैं। गेंदबाजी भी टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बनी हुई है। स्पिन गेंदबाजों पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है और तेज गेंदबाजी विभाग में ज्यादा विकल्प दिख नहीं रहे। उधर पाकिस्तान की बात करें तो टीम फातिमा सना की कप्तानी में चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। वैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी खराब है, जो उसके आत्मविश्वास को हिला सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में कुल 8 मैच हुए हैं, जिसमें से 6 में भारत को जीत मिली है, तो वहीं 2 में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। वहीं दोनों टीमों के बीच टी20 के ओवरऑल आंकड़े को देखा जाए तो अभी तक खेले गए 16 मैचों में से 13 में भारत को जीत मिली है, जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। यानी कि भारत की जीत का प्रतिशत 81.25% का है। कुल मिलाकर एक बात तय है कि अगर टीम इंडिया को न सिर्फ इस मुकाबले को बल्कि अगर चैंपियन बनकर भी सामने आना है तो अपनी इन तमाम कमियों को समय रहते दूर करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री का फ्रांस में गर्मजोशी से स्वागत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत इनोवेट्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम का सकल। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर दिया जोर। रांची में प्रस्तावित कृषि व्यापार मेले को बताया सार्थक पहल। वित्त मंत्री का आंतरिक संसाधनों से राजस्व वृद्धि पर फोकस। झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय। रांची में हुआ स्वागत। प्रदेश कार्यालय में नेताओं से मुलाकात, संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। और जेपीएल में कोयलांचल और छोटानागपुर की जीत। महिला टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर। टीम इंडिया का पलड़ा भारी।